नमस्कार। भौतिक भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो भौतिक भूगोल में भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। इन वीडियोज़ में हम सबसे पहले जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो है वायुमंडल। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम वायुमंडल के बारे में कुछ जानकारी यहाँ प्राप्त करते हैं। वायुमंडल है क्या? हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यानी हमारे चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण जो है वो वायु का रूप होता है और उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अध्ययन करते समय सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि वायुमंडल का संगठन क्या है, यानी वायुमंडल किन चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो चीज वायुमंडल में व्याप्त है वो है विभिन्न गैसेस, विभिन्न प्रकार की गैसेस, क्योंकि वायु का मतलब ही है विभिन्न गैसों का मिश्रण। तो जो विभिन्न प्रकार की गैसेस मिलती हैं इस टेबल में हमें बताई गई हैं कि सर्वाधिक मात्रा में जो गैस वायुमंडल में मिलती है वो है नाइट्रोजन, और ये करीब 78.084% कुल वॉल्यूम का अकेला नाइट्रोजन वायुमंडल में व्याप्त है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, जो बहुत ही प्राणदायक गैस है हमारे लिए और बहुत आवश्यक है जैविक जगत के लिए। ऑक्सीजन जो करीब 20.9 यानी करीब 21% कुल वॉल्यूम का ऑक्सीजन मिलता है। फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि क्रम से बताइए कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं। तो ये क्रम होगा 1 नंबर नाइट्रोजन, 2 नंबर ऑक्सीजन, 3 नंबर आर्गन और 4 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन एंड हाइड्रोजन। ये क्रम रहता है। यहां हमें ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो आर्गन है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड सोचते हैं, लेकिन आर्गन है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। तो जो गैसेस मुख्य रूप से पाई जाती हैं वो ये हैं। इसके अलावा और वायुमंडल के संगठन में क्या आता है, एक महत्वपूर्ण जो गैसीय फॉर्म में जो जल है, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं, वो वायुमंडल में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। और जलवायु की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण गैसीय फॉर्म है जल का। इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि वो गैस जो सूर्य से आने वाले विकिरण को वापस जाते समय अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, रोकता है, जिससे हमारे यहाँ पे तापमान बना रहता है। वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है वो अधिकतम 5% है। भूतल से 5 किलोमीटर तक ही 90% जल वाष्प पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जल जो है वो अकेला ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस भी पाया जाता है, जल के रूप में पाया जाता है यानी लिक्विड के रूप में, और गैसीय फॉर्म में जल वाष्प के रूप में ये हमें मिलता है। और इन तीनों अवस्थाओं का जो चेंज है, बदलाव है, वो वायुमंडल में हमें देखने को मिलता है, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, जल चक्र भी कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो जल है वो तीनों अवस्थाओं में बदलता है। सॉलिड जो जल है, यानी जो बर्फ के रूप में होता है, वो सीधा गैस में भी परिवर्तित होता है, बदलता है। और जब ये सॉलिड से यानी ठोस से गैस में बदलता है, जल वाष्प में बदलता है, तो ये करीब 680 कैलोरी जो ऊष्मा है वो अपने अंदर समाहित करता है, ऑब्जर्व करता है। इसे कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जब ये ठोस
पानी में बदलता है यानी लिक्विड में बदलता है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, पिघलना। और उसमें कितनी हीट चाहिए इसे? 80 कैलोरी, 80 कैलोरी हीट ये ऑब्जर्व करता है। जब लिक्विड फॉर्म में जो जल है, जो पानी के रूप में है, तरल पदार्थ है, वो जब गैसीय फॉर्म में बदलता है तो उसको हम कहते हैं एवोपरेशन, वाष्पीकरण। ज्यादातर समुद्रों से जो जल जाता है वो वाष्पीकृत होकर और वायुमंडल में जाता है, जिसके कारण बहुत सी क्रियाएं वायुमंडल में होती हैं, बादलों का बनना, वर्षा का होना, ये सब। तो हीट ऑब्जर्व करता है, ये कितनी करता है? 600 कैलोरी। तो 80 कैलोरी ठोस से जल में बदलने पे, जल से गैस में बदलने से 600, तो ये टोटल कितनी होगी? 680 कैलोरी। तो सीधा ये बदलता है तो 680 कैलोरी ये ऑब्जर्व करता है। लेकिन इससे उल्टा जब होता है, यानी गैसीय फॉर्म में जो जल है, जल वाष्प के रूप में, जब वो पानी के अंदर बदलता है यानी तरल में बदलता है, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन, संघनन होना, उसमें ये हीट लेता नहीं है जबकि छोड़ता है। और कितनी हीट छोड़ता है? 600 कैलोरी। यानी जब गैस के फॉर्म में जो जलवाष्प मौजूद है वायुमंडल में, वो जब बादलों के रूप में जब वो जमने लगता है वर्षा से पहले, तो वो हीट रिलीज करता है। और जब ये जलवाष्प है ये बर्फ बनता है यानी ठोस में बदलता है, तो भी ये हीट रिलीज करता है 80 कैलोरी। और तीसरी जो बात है उसमें, जब गैसीय फॉर्म में जो है यानी जलवाष्प जो है वो सीधा बर्फ में बदलता है, जिसे डिपोजिशन हम कहते हैं, तो ये हीट रिलीज करता है 680 कैलोरी। ये प्रक्रिया है तीनों अवस्थाओं में जल के बदलने की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमें ध्यान रखनी है। फिर एक तो गैस गैस होती है वायुमंडल में, एक जलवाष्प होता है, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होते हैं सूक्ष्म ठोस कण। कण होते हैं कौन कौन से? धूल के कण हो सकते हैं जिन्हें हम धूलिकण कहते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों में प्रकीर्णन इन्हीं के कारण होता है, जिससे आकाश नीला दिखता है। कई बार प्रश्न आता है कि आकाश नीला क्यों दिखता है? तो प्रकीर्णन की क्रिया जो होती है यानी स्कैटरिंग की जो क्रिया होती है, उससे आकाश नीला दिखता है। दूसरे कौन से कण होंगे? नमक व धुएं के कण, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इन्हें हम कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब ऐसे पदार्थ, छोटे छोटे कण, जिन पर जलवाष्प जो है वो तरल अवस्था में जल के रूप में जमा होता है और वो बादलों के कण बन जाते हैं। ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। एक होते हैं एरोसोल्स, हवाई जहाज वगैरह जो वायुमंडल में उड़ते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसमें एरोसोल्स होते हैं। एक महत्वपूर्ण गैस और होती है वायुमंडल में, जिसे हम ओजोन गैस के रूप में जानते हैं। यानी समताप मंडल वाला जो भाग है, करीब 25 किलोमीटर से 45 किलोमीटर के मध्य का जो भाग है, वहां सबसे ज्यादा ओजोन हमें पाई जाती है। तो ये सभी चीजें हैं जो मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं, उसके संगठन के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात जो हम यहां करेंगे वो है वायुमंडल का स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि नीचे से जब हम ऊपर जाएं तो कौन कौन सी अलग अलग परतों में वायुमंडल बटा हुआ है। आप सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सबसे नीचे की जो परत होती है, जो सबसे छोटी भी होती है, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, ये आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल होती है, या परिवर्तन मंडल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। तो ये है सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। आप देखेंगे ये जो लाइन है ये टेम्परेचर की लाइन है। जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है, कम होता जाता है, ये देखिए आप। और क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो भी आपको अलग मिलेगी, क्योंकि क्षोभ मंडल में परिवर्तन होते हैं और जितनी भी गैसें हैं वो वाष्पीकृत होकर ऊपर उठती हैं, गर्म गैसें हैं। अब जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी ज्यादा होने के कारण हवा, जो गैसें हैं वो ज्यादा ऊंचाई तक मिलेंगी आपको। इसके विपरीत जो ध्रुव है वहां पे क्षोभ मंडल की मोटाई जो है यानी ऊंचाई जो है वो कम मिलेगी आपको, क्योंकि वहां पे तापमान बहुत कम होता है, तो गैसेस बहुत ऊंचाई तक नहीं जाती और परिवर्तन बहुत ऊंचाई तक नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे सामान्य रूप से
भूमध्य रेखा पे 17 से 19 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, और जो ध्रुव है वहां पे 8 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, जिसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपोज, वो पाई जाती है। दूसरा जो मंडल है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़े समय तक इसमें तापमान सम रहता है, एक जैसा रहता है। ये देखिए, ये भाग है जो यहाँ तापमान समान है, तो इसे समताप मंडल कहते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ओजोन इसके अंतर्गत ही पाई जाती है, समताप मंडल का ही भाग है ओजोन भी, आप देख सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे मेसोस्फीयर, मध्य मंडल कहते हैं, और उसके ऊपर तापमंडल जिसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि तापमान वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप देखिए तापमान का ग्राफ है, यहां बढ़ने लग गया, फिर मेसोस्फीयर में ये वापस कम होने लग जाता है, -80 तक आ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद फिर से तेजी से बढ़ता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आपकी जो परिवर्तन है ज्यादातर ट्रोपोस्फियर में है। ये देखिए आप, बादल बन रहे हैं, कुमुलोनिमस क्लाउड्स हैं, ये स्ट्रेटोस्फियरिक हैं क्लाउड्स, स्पाई प्लेन है वो ऊपर उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं हवाई जहाज, वेदर बैलून्स हैं वो भी स्ट्रेटोस्फियर तक जाते हैं, रॉकेट्स हैं वो मेसोस्फियर तक जाते हैं। ये देखिए नॉक्टिलेंट क्लाउड्स, जो सबसे ऊंचे क्लाउड्स होते हैं वो भी मेसोस्फियर में बनते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है अलग अलग मंडलों की। ये इनको अलग अलग बताया गया है कि तापमान व वायुदाब के अनुसार इनको 4 मंडलों में बांटा गया है। सबसे पहले परिवर्तन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। और रासायनिक संगठन की पाई जाने वाली गैसों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, एक सममंडल है, एक विषम मंडल है। परिवर्तन मंडल सबसे नीचे वाला, ऊंचाई इसकी धरातल से करीब 12 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर बता रही है, और पर अधिक है, और ध्रुव पर यह कम होती है, तो 12 से ज्यादा है, 17 से 19 किलोमीटर है, और यहाँ पे 8 से 9 किलोमीटर ये मिलती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो परिवर्तन मंडल है या क्षोभ मंडल है, उसमें एक दर से तापमान कम होता है, और वो दर कितनी है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। यानी हर 1 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान रखना है। इसमें ऋतु परिवर्तन होते हैं, इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं, क्योंकि हवाएं इधर उधर चलती रहती हैं, संवहन होता है, उनका कन्वेंशन होता है, ऊपर उठती हैं हवाएं। इसकी ऊपरी सीमा है उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा कहा जाता है। फिर है समताप मंडल, कुछ ऊंचाई तक तापमान समान रहता है, फिर कम होता है। ऊपरी सीमा इसकी है 50 किलोमीटर तक, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपोज, ऊपरी सीमा को। इसमें 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन परत है, यानी उसका केंद्रण ज्यादा है, ओजोन उससे ऊपर भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन 15 से 35 तक उसका सबसे ज्यादा केंद्रण हमें मिलता है। और इसका महत्व क्या है ओजोन परत का, ये हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जो बहुत हानिकारक होती हैं। कौन सी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट बहुत महत्वपूर्ण फायदा इसका हमें मिलता है। फिर है मध्य मंडल, ये 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है, और इसमें तापमान का तेजी से ह्रास होता है, यानी तापमान तेजी से गिरता है इसमें, ये महत्वपूर्ण बात है। इसकी ऊपरी जो परत है या ऊपरी सीमा है उसे कहते हैं मेसोपोज, मेसोपोज कहलाती है। और इससे ऊपर वाला जो मंडल है जिसे तापमंडल कहते हैं, मेसोपोज के ऊपर वाला भाग तापमंडल कहलाता है। 80 किलोमीटर से ऊपर वाला भाग है, ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ पे बढ़ता जाता है। इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान करीब 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें ऊंचाई में गैस विरल होती है, बहुत गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, तापमान तो बढ़ता है लेकिन महसूस नहीं होता। यदि वहां जाके आप हाथ अपना बाहर निकालेंगे तो आपको मतलब गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि जो गैस के कण हैं वो इतनी दूर हैं कि वो आपस में टकरा के हीट पैदा नहीं कर पाते। ताप मंडल के निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल है यानी धरातल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच का जो भाग है उसे हम आयन मंडल कहते हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये भाग है, आयनोस्फीयर इसे कहा जाता है इंग्लिश में।
इसमें जो महत्वपूर्ण बात वो है कि विस्मयकारी विद्युतीय व चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिएक्शंस हैं, विभिन्न घटनाएं हैं, वो यहाँ घटित होती हैं। इसके अलग अलग मंडल हैं, उपमंडल हैं, जिनमें एक डी लेयर है, एक ई लेयर है, मध्य तरंगों को परावर्तित करती है ये, और एक एफ सतह है, एफ लेयर है, जो लघु तरंगों को परावर्तित करती है। इसी मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, जिसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस, व दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, जिसे हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, दिखता है। ये घटनाएं हैं, एक चमक हमें दिखती है विभिन्न रंगों की, जिसे हम उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव में उसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। कैसे दिखते हैं? ये इस प्रकार से दिखती हैं। ये आप देख सकते हैं, जो एक तरह का चमक है विभिन्न रंगों की। फिर इसके ऊपर बाह्य वायुमंडल कहा जाता है, जिसे आयतन मंडल, सबसे ऊपरी भाग है, यानी 640 किलोमीटर से ऊपर वाला भाग। और जो रासायनिक संगठन है वायुमंडल का, उसे हम सममंडल और विषम मंडल दो भागों में बांटते हैं। सममंडल जो है, सममंडल में परिवर्तन, समताप व मध्य मंडल शामिल किए जाते हैं। यानी नीचे से यदि हम चलें तो परिवर्तन या क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल वाला जो भाग है, वो इस सममंडल का हिस्सा है एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि सममंडल की जो ऊंचाई है वो 0 से 80 किलोमीटर है। इसमें गैस अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, यानी सभी गैसेज हैं मिक्स रूप से मिलती हैं, मिश्रित रूप से मिलती हैं। लेकिन जो विषम मंडल है, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग गैस की अलग अलग परतें हमें पाई जाती हैं। सबसे नीचे आणविक नाइट्रोजन की परत होती है, फिर आणविक ऑक्सीजन की परत होती है, फिर हीलियम परत होती है 3500 किलोमीटर तक, और लास्ट में आणविक हाइड्रोजन परत होती है, सबसे हल्की गैस है, तो सबसे ऊंचाई पे पाई जाती है। ये 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो ये सब वायुमंडल का जो रासायनिक संगठन है, उसके अंदर हम इसको दो भागों में बांटते हैं, सममंडल और विषम मंडल। ये हमारे वायुमंडल का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वायुमंडल से संबंधित, उनके बारे में हमने चर्चा की है। आप इसे बार बार देखकर और इसे ध्यान रखें। आप अपने बुक के अंदर या कॉपी के अंदर भी इसे नोट कर सकते हैं आसानी से। और धन्यवाद, आपने इसे देखा। कोशिश करें सभी साथियों को इसका फायदा मिले।